Hello friends, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 24th September, so let's get started. Now the first news is with respect to watching child sex abuse material is an offense. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट के पास एक केस आया था और उस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने इसको गलत इंटरप्रेट करते हुए अपना जजमेंट दिया था। उसने कहा था कि मेयरली वॉचिंग इन द प्राइवेट और स्टोरिंग विदाउट ट्रांसमिटिंग, ओके, जस्ट स्टोरिंग द चाइल्ड पॉर्न इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, तो उसको फिलहाल से यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है दैट वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल इज एन ऑफेंस। ओके, नाउ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज आप लोग यूट्यूब पे ना एक चैनल है श्याम मीरा सिंह का, चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है बट कल उसने जो वीडियो बनाया ऑन अजमेर फाइल्स, ठीक है, जो अजमेर का जो केस हुआ था उस पर प्लीज देखिएगा क्योंकि मुझे यकीन है कि आप में से आधे शायद पूरा वीडियो सुन भी नहीं पाएंगे, वो इतनी गलत चीज थी। एंड किस तरीके से, क्योंकि इसी केस पर कल को शायद कश्मीर फाइल की तरह कोई मूवी बन जाएगी, अजमेर फाइल, फिर हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा, फिर बीजेपी कांग्रेस शुरू हो जाएगी। बट उसकी सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इनको खादिम कहा जाता है। ठीक है, इसके जो केयर टेकर्स हैं, दीज पीपल आर लाइक अ लोकल सेलिब्रिटी इन दैट एरिया। ओके, यही पूरा मैनेजमेंट करते हैं इसका। लेकिन इन्हीं में एक लड़का था, वो था आईएनसी, दैट इज कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग का हेड। ठीक है, कांग्रेस का युवा लीडर था, लीडर ही नहीं था बल्कि हेड था पूरा। ठीक है, ही वॉज द मेन कल्प्रेट। और उस वक्त जब ये स्कैंडल सामने आया तब गवर्नमेंट थी बीजेपी की, आपके चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर शेखावत और होम मिनिस्टर भी बीजेपी के थे ऑफकोर्स। लेकिन होम मिनिस्टर को ये स्कैंडल जब सामने आया उसके 1.5 महीने पहले से पता था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जब स्कैंडल सामने आया उसके बाद भी जो हमारे वहां के पुलिस चीफ थे उनका ये कहना था कि जिन 4 लड़कियों के फुटेज वीडियो और सामने आए, इन चारों लड़कियों के खुद के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, और इस मैटर को पुलिस ने 2 मंथ तक दबाने की कोशिश की थी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां इस केस में आपको देखने को मिलेगा द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया। मीडिया चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पुलिस ने दबाने की कोशिश की, सरकार ने दबाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट थे इंडिपेंडेंट मिस्टर गुप्ता कि उन्होंने इस चीज को उजागर किया पूरा। उन्होंने एक लोकल जो आपकी उस टाइम शॉप्स हुआ करती थी जहां पे आपके जो नेगेटिव्स हैं इनको निकाला जाता था, वहां पे देखा कि यार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो फोटोज के बदले 3 गुना ज्यादा दाम देके जाते हैं, तो आखिर इन फोटोज में ऐसा क्या है। फिर उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तब उनको पता चला कि क्लास 11th एंड 12th की लड़कियों को स्पेशली टारगेट किया गया, पहले एज अ गर्लफ्रेंड बनाकर, फिर उनके न्यूड वीडियोस एंड फोटोज रिकॉर्ड करके और फिर उसी के नाम पे ब्लैकमेल करके कि अब आपका तो हो गया बट आप दूसरी लड़कियों को भी लेके आइए अपने स्कूल्स की। इस तरीके से ये पूरा स्कैंडल 116 लड़कियों को ट्रैप कर गया। इसमें से कईयों ने सुसाइड किए और इनफैक्ट सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी, जैसे आपने दोस्ती के नाम पे ड्रिंक्स पे बुलाया, ठीक है, उसके बाद उनको भी नशे में उनके साथ कुछ गलत करके या उनके न्यूड रिकॉर्ड करके फिर उनको भी फोर्स किया गया है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आइए। इस लेवल पे ये स्कैंडल पहुंचा था। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हमारी जुडिशरी पे 1992 का केस और जजमेंट अब जाके आया 2024 में। और जब ये जजमेंट आया, एक तो ये इतने पावरफुल लोग थे, पॉलिटिकल कनेक्शन, पुलिस कनेक्शन, सब कुछ था, इतने पावरफुल लोग थे कि आपको फोर्स किया गया अपने एविडेंसेस मिटाने के लिए। कई लोग तो फॉरेन भाग गए और जब ये शुरुआत भी हुई तो सिर्फ 16 लड़कियां बची जिन्होंने कहा कि हम अपनी गवाही नहीं बदलेंगे। बाकी लड़कियां बदल गई थी क्योंकि फैमिली को वो धमकियां मिल रही थी। राइट, इसके बाद भी हम लोग बात करते हैं ना कि बेल प्रोविजन हमारे यहाँ इजी होने चाहिए, पर सच्चाई ये थी कि इस केस में जब जब बेल मिली तो ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन भागते चले गए, ठीक है, और इनमें से बहुत कम फाइनली सजा हुई उनको। ठीक है, और इनमें से एक और मेन कल्प्रिट था, उसने तो ये प्रूव कर दिया कि मैं मेंटली इल हूं, तो वो भी बच गया। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारी जुडिशरी पे कि 92 से 2024 आ गया आपको इस केस को क्लियर करते हुए। ठीक है, और जुडिशरी कहती है कि हम पीआईएल और ये सब चीजें इसलिए लेकर आए क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनएफिशिएंट होते हैं तो हमें जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़ता है। आप पर खुद क्वेश्चन मांगे। इस बार जब कोर्ट में एक लेडी आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि आई रिसेंटली बिकेम द ग्रैंड मदर, मैं दादी बनी हूं रिसेंटली, मैं गवाही देने नहीं आ सकती बार बार, प्लीज इस केस को खत्म कीजिए अब करके। तो प्लीज श्याम मीरा सिंह के चैनल पे जाके एक बार उस वीडियो को सुन जरूर लेना, क्योंकि यहाँ हिंदू भी इन्वॉल्व थे, यहाँ मुसलमान भी इन्वॉल्व थे, यहाँ पुलिस भी इन्वॉल्व थी, यहाँ बीजेपी कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी। और सेम चीज हुई, अगर इस केस को उस वक्त सजा हुई होती तो सेम चीज हुई मुजफ्फरनगर बिहार में। ठीक है, वहां भी एक एमएलए उसका चल रहा
जो ऑर्फनेज चलता था लड़कियों के लिए, वहां भी लड़कियों ने कहा कि हम 13-14 साल की लड़कियों को ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के पास भेजा जाता है जबरदस्ती। एंड उन्होंने अपनी पूरी फिजिकल अब्यूज की बातें बताई, चाहे वो सिगरेट से जलाना हो, शराब पिलाना हो, या जो भी हो। ये 13-14 साल की बच्चियों के साथ हो रहा था, बट उसके बाद भी वो मैटर दबा दिया गया। और वो जो मेन कल्पिट था वो मीडिया के सामने डबल फिंगर दिखाते हुए, दैट इज विक्ट्री साइन बनाते हुए इस तरीके से जा रहा था जैसे बहुत नेक काम करके गया हो। उसके बाद भी इसी की फैमिली से इसकी वाइफ को टिकट दे दिया जेडीयू पार्टी ने। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अबाउट द पावरफुल पीपल एंड द पावरलेस पीपल। इसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो गिव अप कर दो, बट यहाँ टाइम पास मत करना यूपीएससी में। यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड कि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो आपको सबसे पावरफुल पोजीशन दे सकती है। आप पावर मिसयूज ना करो, लेकिन कोई और आपके अगेंस्ट मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, सो अगर आप लोग देखना चाहें तो उस वीडियो को श्याम मीरा सिंह के यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखिएगा, अजमेर स्कैंडल। ओके, चलिए, ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहां भी चाइल्ड सेक्स अब्यूज की ही बातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया है, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक सेक्शन नंबर मुझे आपके आंसर में नहीं दिखेंगे, आपके मार्क्स बिलो एवरेज रहेंगे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही मिलेंगे 10 में से। इसलिए 2 सेक्शन नंबर आप यहां जरूर याद रखेंगे। वन इज सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो। मैंने आपके साथ ये पूरा एक्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। इसके अलावा सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, ये 2 सेक्शन नंबर आप याद रखेंगे। अगर ये आपके आंसर में दिखता है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड आपने कोई ढंग का आंसर लिखा है। दूसरी चीज कि यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर मैंने 20 मिनट्स का वीडियो किया था आपके साथ, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप वहां से देख सकते हैं। इस जजमेंट की बात कर लेते हैं। The viewing in private, downloading, storing, possessing, distributing, or displaying pornographic acts involving children attract criminal liability under the Protection of Children from Sexual Offense and Information Technology Act. Okay, Section 15 and 67B. Now, ये मैड्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसने कहा था कि मेयर पोजेशन और स्टोरेज ऑफ एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया है। Second is, watching or downloading pornographic act involving children in private domain was not a crime। ये जजमेंट था इस मैड्रास हाई कोर्ट का। इसी के अगेंस्ट पेटिशन दोबारा फाइल की गई और ये जजमेंट रिवर्स हुआ है। यहाँ पे मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, दैट सेक्सुअल एक्ट वाज ओनली द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड्स विक्टिमाइजेशन। जब उसके साथ ये सेक्सुअल एक्ट हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ये पॉर्न और इस तरह के एमएमएस जब सर्कुलेट होते रहते हैं, तब बार बार लोग देखकर जब उसकी वो उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट खराब होती है, वो असल टॉर्चर होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल एक्ट तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो यूज दिस पॉइंट इन योर आंसर। ओके, ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ओपिनियन है। और इसी तरह की आप विद कोट भी कर सकते हो कि एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट दिस सेक्सुअल एक्ट वाज ओनली द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड्स विक्टिमाइजेशन। हमारे यहाँ का पूरा प्रोसेस ऐसा है कि बार बार जब आप इसके लिए बच्चों को भी इन्वेस्टिगेट करते हो या उनके बयान दर्ज करते हो, तो वो भी उसके लिए टॉर्चर जैसे ही होता है, और मेंटल जो असर छोड़ के जाएगा वो अपनी जगह है। Photographs, videos that float through the cyberspace freely accessible to anyone. Supreme Court urged Parliament to seriously consider amending the POCSO Act to substitute the term child pornography with child sexual exploitative abuse material। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट को अमेंड करके आपको यहां पर जो आपने टर्म यूज किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको रिप्लेस कर दीजिए विद दिस चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब पोर्नोग्राफी की बात आती है ना, इट मीन्स कि यहां पर इसमें दो कंसेंशुअल पीपल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 2 लोग अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेंशुअलिटी दर्शाता है जब हम पॉर्न वर्ड यूज करते हैं, जैसा कि इनमें जो लॉस एंजलिस से चलती हैं उनमें होता है जनरली। ठीक है, लेकिन जब कोई ये पॉर्न देख रहा है तो उसमें वो ये समझ नहीं पाता है कि ये फोर्सफुली हो रहा है या एक्सप्लॉइटेड हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आपका वे फॉरवर्ड में आप यूज कर सकते हो दैट गवर्नमेंट शुड अमेंड द पॉक्सो एक्ट एंड रिप्लेस द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। ओके, दिस इज वन पॉइंट जो आपके आंसर में होना चाहिए। सेकेंड इज कोर्ट, जो दूसरे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको भी एक डायरेक्शन दी गई है दैट फर्स्ट इज गवर्नमेंट मस्ट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इन द मीन टाइम टू ब्रिंग अबाउट द सजेस्टिव अमेंडमेंट, दैट इज इसको रीनेम करना।
Second is it directed the courts to replace child pornography with CSAM in their judgment and order, that is child sexual exploitative and abuse material, CSAM. Okay, because this term would more accurately reflect the reality that these images and videos were not merely pornographic but were records of incidents during which children were sexually exploited and abused. And सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस का अगर सेक्सुअल अब्यूज कहीं होता है तो वो है नेपाल. The court found the term child pornography a misnomer which failed to capture the full extent and horror of the crime. As pornography is often seen as consensual act between adults. ठीक है, तो ये वर्ड एग्जैक्टली बच्चे के साथ जो हो रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो एडल्ट्स और उनके बीच कंसेंसस के लिए ठीक है. Section 15 of POCSO Act which criminalize storage and possession of child pornography material. अब देखिए मैड्रास हाई कोर्ट से यहीं पे गलती हुई कि आखिर आप कैसे मिस कर गए इस पॉइंट को कि पॉक्सो एक्ट सेक्शन 15 ऑलरेडी ये कहता है कि इवन स्टोरिंग द चाइल्ड पॉर्न इज आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस. उसने मैड्रास हाई कोर्ट ने कहा कि स्टोरेज या प्राइवेट में देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हो, यानी कि कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर गया था मैड्रास हाई कोर्ट. Keeping such material without deleting them amount to possession or even intent to transmit them to other. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये चीज आपके डिवाइस में रखी भी हुई है तो भी ये माना जाएगा कि शायद आपका इंटेंट होगा इसको ट्रांसमिट करने का. तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने फोन में रखा था या लैपटॉप में रखा था, मैंने ट्रांसमिट थोड़ी किया. ये माना जाएगा कि आपका इंटेंट तो था इसको रखने का. उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मैंने आप ये भी डिटेल में मैं आपके साथ ये दोनों एक्ट पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, पॉक्सो एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब मैंने आपको इंडियन साइबर स्पेस का पूरा मेंस 450 प्लस का लेक्चर दिया था. ओके, सो इसमें सेक्शन 67 बी है विच पीनलाइज नॉट ओनली द यूज, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ ऑप्शंस मटेरियल बट ऑल्सो मेड ब्राउजिंग, क्रिएशन और कलेक्शन और ऑनलाइन फैसिलिटेशन or enticement of children into any sexual act or conduct as an offense. ठीक है, तो ये आईटी एक्ट में भी सेक्शन 67 बी इसकी बात करता है. अब ये बात शायद हम सभी पे लागू होती है दैट अननोन लिंक्स और ऑटोमेटिक डाउनलोड्स शुड नॉट ओनली बी क्लोज्ड बट रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज. अगर गलती से भी आपको कोई ऐसी वेबसाइट खुल जाती है कभी जिस पे चाइल्ड पॉर्न है तो आपको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको क्लोज या हटा देना चाहिए. ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है कि कौन करेगा यार, कौन करता है, मतलब नहीं करते लोग. अच्छा, एक मूवी आई थी लापता लेडीज, ये हमारी ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर्स के लिए एंड आई हैव वॉच दिस. अच्छी थी, ऐसी कोई ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है बट मैसेज बहुत अच्छा था उसमें, तो देख लेना कभी देखना हो तो. अच्छा, ऑस्कर मिला तो है नहीं हमें. कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज की टू सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी. अब मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो भी लिख के देता है स्टेटमेंट बहुत अच्छे अच्छे लिख के देता है. सो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज आप लिख सकते हैं अपने आंसर में. ठीक है, अभी तक 3 ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने बोली जो हमारे आंसर में बिल्कुल फिट होती हैं. जब हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नो इश्यूज कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटलफील्ड एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज की टू सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी. तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे ही बनते हैं यार मेंस के आंसर. इट्स नॉट लाइक कि बुक उठाई और रट्टा मारना शुरू, ऐसे तो लोग करते रहते हैं, 5-5 अटेम्प्ट नहीं होता. जब तक आप अपने दिमाग में ये ना सीख लो कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे यूज करूंगा अपने आंसर्स में, तब तक यूपीएससी इजी नहीं लगेगा, तब तक वो टफ ही लगेगा, क्योंकि सिलेबस की तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ. इस वक्त यूएन में चल रहा है समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस. इसके रिस्पेक्ट में हमने बात की थी कि हमें यहां भी इंश्योर करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है इनमें भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल फॉलो हो. और यहां पर वी शुड नॉट लीव द डेवलपिंग कंट्रीज और यू कैन से दी ग्लोबल साउथ कंट्रीज बिहाइंड. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के एक्सेस और डेवलपमेंट में पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो. ऐसा नहीं कि ग्लोबल नॉर्थ इसका एडवांटेज लेके और आगे बढ़ जाए और ग्लोबल साउथ पीछे रह जाए ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अलावा सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नॉट इन द बैटलफील्ड. India is ready to share its digital public infrastructure with entire world. ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारी जितनी भी हमने अभी तक डेवलप की है, चाहे वो यूपीआई हो, आधार एक्ट हो, डिजी लॉकर, राइट, कोविन, यूविन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया स्टैक्स. और इंडिया स्टैक्स पर मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में एक सेशन किया हुआ है इन डेप्थ, तो एक कल को क्वेश्चन आ सकता है.
सी मैं बार बार आपसे कहता हूँ जीएस 1 2 3 यू कैन ट्रस्ट मी, हम उसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, वी विल कवर एवरीथिंग एटलीस्ट फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्योंकि अगला मेंस काफी दूर है, हम लोग स्टैटिक से भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सब कुछ कवर करें। बट समटाइम देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनको एग्जैक्टली exactly आपने नहीं पढ़ा होता है, बट आपके पास न्यूज के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू आपके पास इतने पॉइंट्स होते हैं कि आप आंसर फ्रेम कर लोगे कैसे ना कैसे। जैसे कई बार जीएस वन में क्या है, किसी पर्टिकुलर संत पे क्वेश्चन आ जाता है भक्ति मोमेंट के, तो उसमें ये कीजिए फिर कि ज्यादा पॉइंट्स आप भक्ति मोमेंट की जो जनरल पॉइंट्स है वो ऐड कर लीजिए, उस संत के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिए। एटलीस्ट यू वोंट गेट 6 और 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, बट एटलीस्ट यू विल गेट 3 मार्क्स ना। उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए कि मैंने तो इन संत के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। एटलीस्ट आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में पता है ना, तो आप ये तो मान ही सकते हो कि इन संत ने भी उसी तरह की कुछ फिलॉसफी प्रोपेगेट की होगी। फिर उस तरीके से आंसर बनाना पड़ता है। एक दो सरप्राइज क्वेश्चन आपको जीएस वन में हमेशा मिलेंगे। ऑलराइट, नाउ दिस इज समथिंग जो मेजोरिटी शायद मिस कर जाते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में, ठीक, बट हम इसको कवर करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें हमारे एथिक्स में काम आएगा। जैसे मैं कहता हूँ एथिक्स की टेंशन बिल्कुल मत लो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज। आराम से हम इसको प्रीलिम्स के बाद 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो कि आपको नॉलेज कहाँ से कितना यूज करना है। जब तक वो नॉलेज नहीं गेन किया होगा आपने करंट अफेयर्स के थ्रू, तब तक नहीं कर पाओगे कोई केस स्टडी। और एंड ट्रस्ट में दो चीजें, ऐसे और केस स्टडीज, एथिक्स, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। कोई कोर्स लॉन्च कर ले, आइए हमारे साथ ऐसे पे वर्क कीजिए, सब बकवास बातें हैं, सब मार्केटिंग है। कोई भी आपको ऐसे लिखना या फिर एथिक्स में आंसर लिखना नहीं सिखा सकता। एथिक्स इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, एथिक्स इज मोर अबाउट योर एक्सपोजर टुवर्ड्स द इश्यूज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड उनको किस तरीके से रिलेट करना है हमें फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहां पर ये जो टीएन रवि हैं, हमारे तमिलनाडु के गवर्नर, इन्होंने कहा है सेक्युलरिज्म वाज एन यूरोपियन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इनके अकॉर्डिंग कि हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था सेक्युलर वर्ड, उसके पहले नहीं था हमारे प्रियम्बल में। तो ये तो बीजेपी वाले खैर बोलते रहते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, बट इन्होंने एक बात अच्छी कही है, सेक्युलरिज्म इज ए यूरोपियन कंसेप्ट बिकॉज देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड द किंग। वहां पे हमेशा कंफ्लिक्ट चलता था कि पावरफुल कौन है, किंग ज्यादा पावरफुल है या जो चर्च है उनका, यानी कि जो रिलीजियस लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल है। सेम इस्लाम में भी चलता था, हमारे यहाँ भी कि जो मुगल्स और दिल्ली सल्तनत जब रही तो ये किंग्स ज्यादा पावरफुल है या उलेमा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, बट इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, दैट भारत इज ए धर्म सेंट्रिक नेशन। हमारे यहाँ कोई कंफ्लिक्ट है ही नहीं, जो किंग है या हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, और उसके अलावा जो हमारा धर्म है यानी रिलीजन। बट अब मुझे आपको यहाँ पे दो चीजें समझानी है, पहला वेस्टर्न एंड हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में डिफरेंस, और दूसरा व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन वर्सेस धर्म। ये आपको एथिक्स में काम आएगा। ठीक है, अब आप लोग जरा 2 मिनट सोचिए कि आप लोग के लिए रिलीजन एंड धर्म, इन दोनों में कोई फर्क है या दोनों सेम है आपके लिए? बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, रिलीजन इज अ वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसमें कुछ लोग होते हैं वो आपके लिए इंटरप्रीट करते हैं, वो आपके लिए रूल्स बनाते हैं। धर्म इज लाइक एनीथिंग दैट इज राइट, दैट इज वर्चुअस, इट इज कॉल्ड एज धर्म। ठीक है, वो एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पूरा एक यूनिवर्स भी एक धर्म में बंधा हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब वो चाहे आप कह लीजिए कि सूरज है वो भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, चांद है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, हवा पानी, ठीक है, उनको हमने देवताओं के नाम दिए, वरुण अग्नि, वो अपनी जगह है। ठीक है, बट ये सब फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं वो सब अपना एक धर्म फॉलो कर रहे हैं, और ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है इट इज फंक्शनिंग बाय अ सर्टेन यूनिवर्सल लॉ। राइट, तो चलिए दो टॉपिक कवर करेंगे, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन वर्सेस धर्म। जनरली क्या होता है कि ये टॉपिक लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है स्टेट लेवल की न्यूज है, छोड़ो फालतू की बातें, बट फालतू की नहीं है, उसको आपकी यूपीएससी में बहुत रेलेवेंस है उसका। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म लाइक यूएस एंड फ्रांस, स्टेट मेंटेन्स इट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, इसी को कहते हैं वॉल ऑफ सेपरेशन। जैसे फ्रांस में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप अपने रिलीजियस सिंबल्स भी नहीं पहन सकते पब्लिक में। इट डजंट अलाउ टू यूज एनी रिलीजियस सिंबल इन पब्लिक। इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वहां पर, देर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। स्टेट अलग है वहां, ठीक है, रिलीजन अलग है, और वहां पे सिंपल फिलॉसफी फॉलो की जाती है दैट स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा, जबकि हमारे यहाँ सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, जस्ट अ सेकंड, इन वेस्टर्न, ज्यादा छोटा हो गया,
In Western secularism, like the US and France, state maintains a strict separation from religion. ठीक है, this is known as call of separation. यहाँ पे religion को consider किया जाता है personal matter and state does not involve itself in any religious affair. अगर हमारे यहाँ भी यही concept follow किया जाता तो आपको लगता है कि मोदी जी या हमारे राष्ट्रपति भी, ठीक है, ये लोग कभी मंदिर जाते, उस जब तक उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या मोदी जी को इनॉग्रेट करना चाहिए था राम मंदिर को? ठीक है, क्या कोई भी जो दूसरी पार्टी के भी लीडर्स हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, वो जाना चाहिए था? राष्ट्रपति जाते हैं, जाना चाहिए क्या? ठीक है, हमारे यहाँ जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हम लोग ये नहीं कहते कि रिलीजन इज एक्सक्लूसिवली पर्सनल मैटर, ठीक है, नो। अगर एक्सक्लूसिवली पर्सनल मैटर होता तो हमने किसी भी तरह के अपने रिलीजन्स में रिफॉर्म किए ही नहीं होते। फिर नॉन इंटरफेरेंस, state neither promote nor interfere with any religion. It ensure that religious groups do not influence the government policies or laws. तो ये पॉइंट एक्चुअली ठीक भी है वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, कि ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं ये लॉज को इन्फ्लुएंस ना करें। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, शाहबानो का केस आया, वहां पे कहा गया कि ये पर्सनल लॉ आपके ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको ये डिवोर्स केस में ये चीजें फॉलो करनी होगी। बट फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से, एंड वो अमेंडमेंट करके इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप था उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और लॉज को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट शायद वेस्ट का थोड़ा ठीक भी है, नॉन इंटरफेरेंस। इक्वल ट्रीटमेंट बाय एक्सक्लूजन, अब यहां पर वो सीधे कह रहे हैं कि रिलीजन इज आउट ऑफ पब्लिक स्फीयर। इट मीन्स दैट द रिलीजियस सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस आर रेस्ट्रिक्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज पब्लिक स्कूल्स और कोर्ट। वहां आप ये अलाउ नहीं कर सकते। चलिए, हमारे यहाँ हम सिख कम्युनिटी को अलाउ करते हैं, आप अपना पगड़ी पहन सकते हो, आप अपने कड़ा, इवन वो कटार, ये लेकर भी प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं सिख कम्युनिटी, ठीक है, अलाउ किया जाता है। बट वहां ऐसा नहीं होता फ्रांस में। इंडियन सेक्युलरिज्म को जान लीजिए, तो यहां पर इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। हम हज जाने के लिए भी सब्सिडी देते हैं, हम अमरनाथ यात्रा करने के लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा खर्च करती है सिक्योरिटी और फैसिलिटीज पे, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम सबको। In India, secularism means state gives equal respect and treatment to all religion rather than separating the religion and state completely. India, हमारा जो state है वो intervene भी करता है religious matter में to ensure the equality and reform when needed, just like Triple Talaq Act. State intervention in religion. Indian state may intervene in religious practices to prevent discrimination or inequality. अब सोचिए कि हमारे यहाँ ये कह दिया जाए कि देखिए हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि दलित को मंदिर में अलाउ करना, एंटर करना अलाउ नहीं है। जस्ट इमेजिन वो सिनेरियो, ठीक है, पहले तो ऐसा ही था, बाद में चेंज हो गया सब। बट अगर कोई ये कहे कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर मत कीजिए, हमारा रिलीजन तो यही कहता है, तो फिर ऐसी बेहुदी बातों को सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, ठीक है, स्टेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अगर आप रिलीजन के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या इनइक्वालिटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, सच एज अनटचेबिलिटी या रेगुलेटिंग टेम्पल मैनेजमेंट। और ये बात हमने 2 दिन पहले ही अभी नोटिस की थी कर्नाटका के एक मंदिर के केस में, जहां पर उन्होंने कहा था कि रोड जो है वो मंदिर के प्रेमाइसिस में आती है, यहां से अनटचेबल लोग नहीं निकलेंगे। ठीक, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ सहमति बनवाई लोगों के आपस में। Positive engagement. Indian model allows for government involvement in supporting religious institutions, festivals and practices while ensuring no religion is favored over other. जैसे हमारे यहाँ पर वो कौन सी पार्टी होती है ईद के टाइम पे, इफ्तार पार्टी, ठीक है, राष्ट्रपति हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में भी सेलिब्रेट की जाती थी वो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे यहाँ रामनवमी में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति वो जा सकते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में भी वो जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना होगा कि किसी एक रिलीजन को आप प्राइमेसी मत दीजिए ऊपर। रिस्पेक्ट कर रहे हो तो बराबर कीजिए सबकी, इंटरफेयर कर रहे हो तो बराबर कीजिए सब में, ओके। Equal treatment by inclusion. Unlike Western concept, where secularism is often defined by exclusion of religion, Indian secularism ensures that all religion are included and treated equally in public sphere. Okay, so Western secularism को हम कह सकते हैं they adopt a more hands-off approach, while Indian secularism aims for balanced hands-on approach to protect religious harmony and equality. Right? तो आपके पास sufficient point है अगर इन दोनों में difference आता है तो, ठीक है, जो कि ethics में कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ता है। Now this is more important. रिलीजन एंड धर्म दोनों में फर्क क्या है? सी, अगर हम वेस्टर्न सेंस की बात करें तो रिलीजन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ ए डीटी और डीटीज। यहां पर आपको एक सेट डॉक्ट्रिन फॉलो करनी होती है, यू हैड टू एडर टू सर्टेन स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इंस्टीट्यूशनल रूल्स। ये रिलीजन के केस में होता है।
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो रिलीजन इज यूजुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे चर्च होंगे, मॉस्क होंगे, टेम्पल होंगे, वहां के कुछ रूल्स होंगे, क्लर्जी होंगे, प्रीस्ट, इमाम्स या मॉन्क्स हु गाइड दी फॉलोअर्स। रिलीजन के केस में रिलीजन फोकसेस ऑन वर्शिप या फिर साल्वेशन और ए रिलेशनशिप विद ए हायर पावर और गॉड। अब मुझे बताइए कि राजा राम मोहन रॉय ने जब ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी तो उनका फोकस किस पे था? क्या वो एक रिलीजन की बात कर रहे थे या सिर्फ धर्म की बात कर रहे थे? क्या वहां पे किसी भी तरह की वर्शिप की जा रही थी? नहीं, सिर्फ प्रेयर्स की जा रही थी। राइट? क्या कोई भी आइडल्स रखना अलाउ था ब्रह्म समाज की बिल्डिंग में? बिल्कुल अलाउ नहीं था। ठीक है, इमेज लगाना भी अलाउ नहीं था किसी गॉड की। It often has a fixed set of dogmas or scriptures like Bible, Quran or Torah. Religions can be exclusive where one has to follow a particular set of belief or practices to be considered as part of that religion. अगर आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, तो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ फॉलो करनी होगी। इसलिए आजकल लोग हिंदू की जगह सनातन धर्म यूज करने लगे। धर्म दैट मीन्स कोई ऐसी फिक्स सेट ऑफ बिलीफ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ट्रुथ, बीइंग कंपैशनेट, ठीक है, एंड फॉलोइंग द राइट पाथ। धर्म स्पेशली इन इंडियन कल्चर के ही रिस्पेक्ट में हमें धर्म वर्ड मोस्टली सुनने को मिलता है। इट इज ए मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन रिलीजन। इट रेफर्स टू मॉरल, एथिकल, कॉस्मिक लॉ दैट सस्टेन द यूनिवर्स। धर्म इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज righteousness or duty, but encompass principles of morality, duty, law, truth and justice. Right? अब क्लियर हुआ धर्म एंड रिलीजन में फर्क। नॉन सेक्टेरियन होता है ये। रिलीजन अलग अलग सेक्ट्स में बढ़ सकता है, ठीक है, शिया सुन्नी हो सकता है वो, ठीक है, बुद्धिज्म है तो वो हीन यान महायान इन सब में बढ़ सकता है, जैनिज्म है तो वो बढ़ सकता है। बट जब बात धर्म की हो तो इट इज नॉट टाइड टू ए पर्टिकुलर गॉड और ए सेक्ट। इट इज यूनिवर्सल एंड इट अप्लाई टू ऑल बीइंग्स वेदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। इसीलिए अशोक के जो एडिक्ट्स हैं दे आर, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्या ये एक नया धर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश? नो, ही वो जो कर रहे थे वो एग्जैक्टली वो सिर्फ एक कंडक्ट रूल्स बना रहे थे इंडिविजुअल्स के लिए कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, सेम वॉज द केस विद अकबर। उसने भी जब वो लॉन्च किया था दीन इलाही, तो वो एक अलग रिलीजन नहीं बना रहा था, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहा था लोगों के लिए कि आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो अलग है। हम यहाँ पर एक अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं जो आपकी सोसाइटी को बेटर बना सके। ठीक है, इसलिए अशोक की तरह ही अकबर के साथ भी यूज किया जाता है वर्ड द ग्रेट। राइट? Focus. Dharma is concerned with living in harmony with the nature and society. It emphasizes one's duty towards family, society, and the world rather than worship or belief in particular deity. धर्म इज रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर, सोशल स्टेटस एंड रोल इन लाइफ। ओके, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका धर्म क्या है, ठीक है, एक हाउस होल्डर है उसका धर्म क्या है, एक पॉलिटिशियन है तो उसका धर्म क्या है। इट इज नॉट ए वन साइज फिट ऑल, इट अडेप्ट्स टू दी कंटेक्स्ट। जैसी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस एज ग्रुप में आप होते हो, जिस जेंडर में आप होते हो, उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं एज पर धर्म। धर्म इज an all-encompassing and is not restricted to any particular belief system. It applies to everyone and everything and is often more about action, that is karma, and ethical living rather than belief alone. अब लोग अच्छी अच्छी बिलीफ तो रखेंगे, रिलीजन की है वो है, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम उसमें बिलीव नहीं करते हैं खुद, सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए। फिर वो माइक लगा के हजारों लोगों को सामने देके एक यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाते हैं और फिर वो कोई साध्वी बन जाती है, कोई बाबा बन जाता है। और सबसे ज्यादा बाबा हमारे मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं आजकल, तो उस लेवल का मूर्ख बनाया गया अच्छे से। एक वो साध्वी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई डोंट रिमेंबर, लल्लन टॉप पे आई थी, शी वाज, वो हमेशा ये कहती है मोह माया वगैरह वगैरह सब फालतू है। और उसके बाद फिर वहां पे कहती है कि देखिए मुझे आईफोन का बड़ा क्रेज है, कोई भी नया मॉडल आता है तो आई वांट दैट। ठीक है, एंड शी इज अ साध्वी जो प्रीच कर रही है कि मोह माया से दूर रहिए। और अगर आप इनकी वीडियो ध्यान से देखेंगे ना, आप हमेशा देखेंगे जब ये कथा सुनाते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं। आंसू आते नहीं है, वो रुमाल में विक्स लगा लेते हैं और उस बहाने फिर अपना चेहरा आंखें पोंछने की कोशिश करते हैं और उससे फिर आंसू निकलते हैं। दिस इज हाउ आप लोगों को बेवकूफ, आप लोगों ने मतलब मेजोरिटी इस देश को बेवकूफ बनाया जाता है इन बाबाओं के थ्रू। अगर कोई जेन्युइन है तो वो एक ही है, दैट इज प्रेमानंद महाराज जी, वृंदावन वाले। वो फालतू बातें ही नहीं करते, वो कहते हैं कोई मैजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा।
आप क्या कर रहे हो वही सब कुछ डिसाइड करता है। कई बार पुराने जन्म के इतने पाप हो जाते हैं कि लोगों को बचपन से बड़ी भयंकर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस दे दिया है मैंने आपको रिलीजन एंड धर्म के बीच में, आप रीड कर लेंगे, ऊपर यही बातें बताई है मैंने। एग्जाम्पल ऑफ धर्म इन इंडियन थॉट, तो सनातन धर्म ये बात करता है एटर्नल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल ऑफन एसोसिएटेड विथ हिंदू फिलॉसफी। स्वधर्म one's personal duty based on their position in society and their stage of life, and राजधर्म duties of the ruler towards the subject and state। ओके, तो यहां पे ये टॉपिक मैंने आपके साथ कवर कर लिया जो कि शायद छूट जाता, बट हमने वी आर डन विद दिस। ओके, नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत, तो ये चीज मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं ऑन 21 सितंबर इन मेंस 450+ इन डिटेल। ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ आयुष्मान भारत ही नहीं, इसके सारे कंपोनेंट्स, उसका अभी तक का पूरा इवैल्यूएशन कर लिया था। ऑब्वियसली ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और 13 अगस्त के डेली न्यूज एनालिसिस में भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो सेम चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे न्यूज ये है कि उड़ीसा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, दैट्स इट। इसलिए कहता हूं कि न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे तो रेगुलर करो, तभी उसका एग्जैक्ट बेनिफिट मिलेगा। अमीबा इन्फेक्शन इन कैरल, हमने इसकी बात की थी, दिस इज योर ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये पुराने न्यूज सेशन में हमने डिस्कस किया है। ये क्या करता है, आप जब स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो और रिवर पॉन्ड्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे ये आपके नॉस्ट्रिल्स या माउथ के थ्रू एंटर कर जाता है आपकी बॉडी में, फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है, वहां से आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसके अलावा क्लैड 1B एम्पॉक्स, क्लैड 1B, क्लैड 1A, ये सारी बातें हमने की थी 17 अगस्त के डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आप आई एक्सपेक्ट कि आपने नोट्स बनाए होंगे। देखो, या तो खुद इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लो अभी से, या फिर बाद में फिर आती रहेंगी पीटी वगैरह, उनमें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते रहना। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बात हो रही है कुडियट्टम स्टाइल की। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये है कैरल से। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे देता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में तो आ ही जाता है, बाकी ये सब मैं अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में तो कराऊंगा ही। कुडियट्टम, it is one of the oldest traditional theatre from Kerala. This is first point to remember, and based on Sanskrit theatre tradition. कुटी का मतलब होता है कंबाइंड या टूगेदर, यानी कि पूरा ग्रुप, एंड अट्टम मीन्स होता है एक्टिंग। सो कुटी अट्टम मीन्स हो जाएगा कंबाइंड एक्टिंग। अब इसमें कई बार ना आपसे कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे प्रॉपर पोजीशन और मुद्राएं भी पूछी गई हैं। एट द सेम टाइम जो अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें कहा जाता है कि ये फलाना कैरेक्टर स्टार्ट करता है या ये फलाना कैरेक्टर बाद में रो के इसको दी एंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर इन दिस थिएटर ऑफ फर्स्ट इज चकियार, ये होता है एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है। सेकेंड होता है नंबियार, ये होता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ओके, एंड थर्ड इज नांगयार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेल होकर भी विमेन के रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर स्टाइल की बात करें तो नेत्र अभियान, ये नेता लिख दिया मैंने गलती से, नेत्र है। ठीक है, दैट इज आई एक्सप्रेशन, एंड हस्त अभियान, दैट इज लैंग्वेज ऑफ द जेस्चर, हाथों से। देन देयर इज पकड़नट्टम। ठीक है, ये वो एस्पेक्ट है जहां पर एक पल में आप मेल का रोल प्ले कर रहे हो और दूसरे ही पल में आप फीमेल का रोल प्ले कर रहे हो, यानी यू आर स्विचिंग बिटवीन द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एंड इंटरप्रेटिंग मल्टीपल रोल्स एट द सेम टाइम। सो ये वर्ड याद रखिएगा, पकड़नट्टम। ओके, तो ये ऊपर के तीन वर्ड्स, दिस वन एंड नीचे का ये। देन टेम्पल थिएटर जो होते हैं इनके, उनको कहते हैं कुटम्बलम। These are the permanent theatre structures attached to some major temples of Kerala. Okay, and इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है that it treats single acts from Sanskrit plays as full-fledged plays. ठीक है, यानी कि आप बहुत बड़ा कोई सा संस्कृत प्ले दे लीजिए, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे और उसी को एक पूरे फुल फ्लैजेड एक्ट की तरह परफॉर्म करेंगे। इट वॉज recognized as UNESCO masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity in 2001. ओके, सो यहां से जो पॉइंट्स हैं काम के, दैट इज चकियार, नंबियार एंड नांगियार, दूसरा पकड़नट्टम, एंड फिफ्थ वन इज कुट्टम पलम्स। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। डन विद कुटियट्टम स्टाइल। रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉर डेवलपमेंट।
अब इसीलिए मैंने आपको ये, क्योंकि फ्यूचर ऑफ समिट हो रहा था, ये बातें आनी थी वहां पर, इसलिए इस पे मेंस 450+ में लेक्चर दिया है। देखिए रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें रिफॉर्म सब में चाहिए। हमें WTO में रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि आपने आज तक एग्रीकल्चर और लेबर लॉस पे बात नहीं की। ठीक है, आप बोल रहे हो आपकी ई कॉमर्स पे चलिए बात करते हैं, नहीं, पहले आप जो दोहा राउंड है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसमें इसके अलावा IMF वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करें तो उसमें वोटिंग राइट्स चेंज नहीं कर रही है। इंडिया चाइना की इकोनॉमी काफी ग्रो हो चुकी है, उसके बाद भी जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम है। दूसरा, WTO में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है। अकेले यूएसए के पास 85% है, उसकी मर्जी के बिना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता जजेस का, तो फिर उनका टिल्ट भी यूएसए की तरफ रहता है। राइट, तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद यूएनएससी में हम G4 कंट्रीज भी डिमांड कर रही है वीटो, एट द सेम टाइम अफ्रीकन कंट्रीज भी डिमांड कर रही हैं, वो भी कह रही है कि 2 सीट हमारी भी होनी चाहिए। राइट, तो जब तक आप इनमें रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है इन कंट्रीज के पास, कि फिर हम लोग अपने रीजनल लेवल पर ही बनाना शुरू कर दें, जैसे ब्रिक्स वगैरह है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये सब क्यों निकल के आ रहे हैं? ये मजबूरी में बनाने पड़ रहे हैं एज अ ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं ये खुद को रिफॉर्म करने से मना कर रहे हैं। अगर रिफॉर्म नहीं होंगे तो फिर ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाने की मजबूरी हो जाएगी। राइट, उसी तरह WHO की बात करें तो इसने कोविड को उतना अच्छे से हैंडल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चीफ था वो आता था इथियोपिया से, और इथियोपिया को जम के फाइनेंसिंग दी हुई थी चाइना ने। एंड यहां से जो हेड आया था WHO का इथियोपिया से, उसने ये इंश्योर किया कि इसको चाइना वायरस ना बोला जाए वर्ल्ड में। राइट, और ये इसलिए क्योंकि इथियोपिया में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाइना ने, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कल हमने बात की थी नेट सिक्योरिटी की, चाइना अपनी नेट सिक्योरिटी में इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक, ये दोनों पॉइंट से इंटरलिंक करके चलता है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रिफॉर्म पे मैंने मेंस 450 में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं अपलोड आज करूंगा, कल मैंने नहीं किया था क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग में काफी टाइम चला गया था, तो इसको मैं आज अपलोड करूंगा। ओके, ये लेक्चर रेडी है, उसमें हमने इन डेप्थ एनालाइज किया है कि रिफॉर्म क्यों जरूरी है और इंडिया क्यों कैसे इसको परस्यू कर सकता है। ठीक है, तो हमने उसमें इंडिया की स्ट्रेंथ की भी बात की है, एट द सेम टाइम कि इसमें इंडिया का और रोल क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखिए पीस कीपिंग में भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हम लोग वी आर दी हाईएस्ट। इनफैक्ट हमने सूडान में तो ऑल विमेन कंटिजेंट भेज दिया था पीस कीपिंग मिशन में। राइट, उसके अलावा WHO, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी फॉलो की थी, हमने 140 से ज्यादा कंट्रीज को मिलियंस ऑफ डोसेज दिए थे। राइट, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम जब हम फाइनेंसिंग वगैरह की बात करते हैं तो ग्रीस जब दिवालिया हुआ था 2013 के आसपास, तो इंडिया ने उसको $10 बिलियन का पैकेज दिया था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो दो हम जस्ट 3.5% शेयर रखते हैं ग्लोबल GDP में, बट वी आर ए राइजिंग इकोनॉमी, एंड हमारी जो इकोनॉमी है उसका वोटिंग परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने वहां से आपके साथ इन डेप्थ की हुई है। समिट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल पीस वॉज कंटिजेंट ऑन द रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। क्या UNSC रोक पाया इस वॉर को? ठीक है, बात तो यही की गई थी ना, कलेक्टिव एक्शन लेंगे अगर कोई भी किसी को थ्रेट करेगा। नहीं रोक पाए आप, रशिया यूक्रेन नहीं रोक पाए, आप गाजा के कंफ्लिक्ट नहीं रोक पाए, आप आज तक टेररिज्म नहीं रोक पाए, आप अफगानिस्तान में फेल हो गए, तो फिर रिफॉर्म होना जरूरी है। राइट, अगर ये स्टेटस क्यों इतना अच्छा होता तो फिर ये सब चीजें नहीं हो रही होती वर्ल्ड में। अफ्रीकन यूनियन को हमने एक परमानेंट मेंबर की तरह स्टैब्लिश किया G20 में। ठीक है, ये बातें मैंने इंडिया अफ्रीका रिलेशन के मेंस वीडियो में की थी। UN adopted an action plan to tackle 21st century challenges called the Pact for the Future। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो समिट से निकल के आया है वो निकल के आया है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। द पैक्ट इंक्लूडेड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड डेक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे काफी लगभग जितने भी चैलेंजेस हो सकते हैं सेंचुरी के, सब कवर किए गए हैं। दैट इज UN एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स अप टू ह्यूमन राइट्स टू डिजिटल कॉपरेशन इंक्लूडिंग AI गवर्नेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं अंडर दिस पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। राइट, याद रहेगा, दिस इज द आउटकम ऑफ दिस सेशन। बट ये पहले ही था समिट ऑफ द फ्यूचर, तो ऑब्वियसली बात है कि आप पहले में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ अच्छा निकल के आ जाएगा, बट ओवर द ईयर जब होता रहेगा तो काफी चीजें निकल के आएंगी आगे। ठीक है, इंडिया कॉलिंग फॉर एन एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर इटसेल्फ, अफ्रीका एंड अदर रीजन्स। While terrorism continues to be a serious threat to global security, the cyber, maritime, space domain were emerging as new theater of conflict.
ही कॉल्ड फॉर ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, और इन्होंने यहाँ पे कहा कि इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज इंडिया टैक्स ये शेयर करने के लिए तैयार है वर्ल्ड के साथ। तो और यही सब हम बातें करते हैं इंडियन डिप्लोमेसी की जब बात आई थी। अब इंडिया अफ्रीका रिलेशन पढ़ाए थे तब भी मैंने आपसे कहा था कि हमें ये जो डीपीआई है हमारा भारत इंडिया टैक्स ये शेयर करना चाहिए वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का टॉपिक है, हमने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा एक बात प्लीज, ये कुछ बच्चों के लिए प्लीज ऐसे मैसेज करके ना पूछा करो सर कि ये यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपको पता है सिचुएशन, आप लोग बार बार पूछोगे उससे कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, बिकॉज सी आप लोग का लाइफस्टाइल क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे रात से सुबह हो जाती है लेक्चर्स बनाते बनाते। इट्स रियली नॉट इजी कि ये चीजें यूट्यूब पे रखी जा सके हमेशा, इट्स रियली अनसस्टेनेबल। मेरे अंडर में भी 2 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उन्हें भी पे कर रहा हूँ। दे कांट वर्क फॉर फ्री ना, वो फ्री वर्क तो कर नहीं सकते मेरे लिए। ठीक है, एंड फिर ये बातें मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम आप सब लोग और शायद सभी सभी खुश होते हैं जब पेरेंट्स की प्रमोशन होते हैं या उनकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, अगर वहां खुश हो रहे हो तो फिर यहाँ दूसरे को बार बार ये कहना कि सर ये लेक्चर फ्री रखिए यूट्यूब पे फ्री रखिए, फिर क्या करूं मैं 8 से 10 घंटे अगर इसी वर्क को दे रहा हूं तो फिर व्हाट एल्स आई एम एक्सपेक्टेड टू डू एट द एज ऑफ 35। ओके, सो प्लीज डोंट क्वेश्चन दैट, बिकॉज मुझे ये रूड बोलना अच्छा नहीं लगता। पर्सनली कोई मुझे मैसेज करे फिर मैं उसको इस तरह रूड बोलूं, बट प्लीज समझिए, डोंट गिव दिस ओपिनियन कि सर ये फ्री रखिए वो फ्री रखिए। फ्री बहुत कुछ है यूट्यूब पे, आप वहां से पढ़ लीजिए, बट जो चीज सस्टेनेबल ही नहीं है उसको कैसे किया जा सकता है। ओके, या तो गवर्नमेंट फिर सब कुछ फ्री रखे जो टीचिंग इंडस्ट्री में है। आप लोग भी अगर पढ़ रहे हो तो यार इसलिए पढ़ रहे हो ना कि आपको एक सेफ इनकम, एक सोशल सिक्योरिटी वाली जॉब मिल जाए। तो फिर इस तरह की बेहूदी डिमांड करना ठीक नहीं लगता है यार। स्पेशली मैं कुछ गर्ल्स को बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट दीज थिंग्स। एनीवे, आफ्पा की बात करें तो इसको हम डिटेल में कर सकते हैं, बट आई वुड से कि काफी आउटडेटेड टॉपिक हो चुका है। देर इज वेरी वेरी लेस चांस कि ये पूछा जाए कभी मेंस में। ठीक है, तो इसको छोड़ के चलिए अभी। बाकी जब मेंस आएगा अगर उस टाइम कुछ इसमें चेंज करती है कभी गवर्नमेंट, जैसे पीएमएलए हमने पढ़ा था क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, अगर इसमें कल को कुछ चेंजेस होते हैं तो हम इसको स्टडी कर लेंगे, बट अदरवाइज ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। Stubble burning, we have already done a means 450 plus session on this topic on 22nd October. Okay, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा इन डेप्थ किया था हमने, अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आएगा वहां से हैंडल कर सकते हो। कस्टोडियल अब्यूज केस, अब इसको कस्टोडियल अब्यूज ही नहीं कस्टोडियल डेथ के कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ एक 20 मिनट का सेशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक प्रिजन रिफॉर्म भी टॉपिक बनता है, इसको भी हमें करना है। उसके अलावा पुलिस रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म, वो दोनों टॉपिक भी हमारे पेंडिंग हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। म्यांमार रेबल लीडर से दैट इंडिया हैज इनवाइटेड देम इन ए सेमिनार इन न्यू दिल्ली। हाँ, ये चीजें होंगी, और मैंने आपके साथ 10 फरवरी को मीन्स 450 प्लस सेशन में म्यांमार की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे कितने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया तो जो एग्जिस्टिंग इनके एमपीज वगैरह थे, पॉलिटिशियंस थे, ये सब भाग गए थे, और इन्होंने 1-2 एथनिक ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई। राइट, और ये इन एथनिक सोल्जर्स की मदद से इस मिलिट्री रूल से फाइट कर रहे हैं। तो इन्हीं का कहना है इस यूनिटी गवर्नमेंट में जो एक रेबल लीडर है कि इंडिया ने हमें बुलाया था इन सेमिनार इन दिल्ली। तो हमें बुलाना पड़ता है क्योंकि हम क्या करें, मतलब किसके साथ डील करें, हमें दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। एक साइड पे हम जो मिलिट्री जनता गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके साथ भी डील करना होगा, एट द सेम टाइम ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है इनके साथ भी डील करना होगा। कल को कौन पावर में आ जाए क्या हो कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम म्यांमार से काफी हद तक लिंक होती है। राइट, मैंने आपके साथ मेन सेशन में उल्फा के बारे में बात की है। मैंने आपको मणिपुर का कुकी जो एथनिक कम्युनिटी के बारे में बताया। ये दोनों के अच्छे खास से रिलेशंस हैं म्यांमार की एथनिक लोगों के साथ। ठीक, ये अटैक करते हैं इंडिया में और फिर बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार साइड चले जाते हैं, फिर वहां से आर्म्स स्मगलिंग, वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं 10 फरवरी के मीन्स 450 प्लस प्रोग्राम में। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ वंडरफुल टॉपिक, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब उन रीजन्स की बात करते हैं जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है, जैसे सियाचिन, दैट इज फर्स्ट थिंग, या फिर उनकी जो बहुत ही कोल्ड में या लाइक -40 डिग्री तक चले जाते हैं। यहाँ पे आप हमेशा, एक तो क्या है कि यहाँ पे अगर आप एक चाय या कॉफी बनाने का सामान भी भेज रहे हो ना, तो वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा आ जाती है वहां पे ऊपर ले जाने में।
राइट। तो इस सब के लिए हम लोग बनाना चाहते हैं इस तरह के रोबोट्स या फिर ड्रोन्स। अब सोचिए कि आप सियाचिन में बैठे हुए, वहां पे ये जो मुल है रोबोटिक, ये 15 किलो का वेट लेकर आपके लिए सामान लेकर ऊपर आ जाए, तो हेलीकॉप्टर्स या ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इस तरह की चीजें भेजी जा सकती है। दूसरा हमें जरूरत पड़ती है वहां पे ऐसे टेंट की जो अंदर से ऑलरेडी बहुत वार्म हो, -40 बाहर हो लेकिन टेंट टेंट के अंदर से 0 डिग्री आपको फील हो रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल। राइट, तो उस तरह की चीजें बनाई जा रही है हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है, टेंट्स भी बनाए जा रहे हैं, इस तरह की मुल्स एंड रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक्स को बहुत स्मूथ किया जा सके सोल्जर्स के लिए। Army has procured and inducted 100 robotics moles in forward areas while logistic drones are undergoing trials। तो हम लॉजिस्टिक ड्रोन्स भी जो सामान पहुंचा सकेंगे ऊपर, एट द सेम टाइम ये म्यूल्स को भी बनाया जा रहा है। ठीक, अब सोचिए हम इन्हीं में बॉम्ब डिटेक्शन सेंसर्स लगा दें और ये आगे जाके डिटेक्ट कर लें क्या यहाँ पर लैंडमाइंस लगे हैं या नहीं लगे हुए हैं, उस हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, तो कम से कम हमारे सोल्जर्स की जान जाने से बचेगी इसमें। उसके अलावा न्यू टेंट फॉर हाई एल्टीट्यूड एरियाज इज अंडर इवैल्यूएशन फॉर डिप्लॉयमेंट एट टेम्परेचर अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, रोबोटिक मुल्स, लॉजिस्टिक ड्रोन्स एंड न्यू टेंट। ये तीन चीजों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं फॉर आवर सोल्जर्स। Extreme high altitude clothing and habitat is a critical requirement for Indian Army, which is deployed in the world's highest battlefield of Siachen। पीक पॉट्स, ये पीक पॉट्स यानी टेंट की ही बात की है, उनको ही नाम दिया गया पीक पॉट्स। पॉट्स यानी छोटे छोटे केबिन टाइप के। पीक पॉट्स ए हाई एल्टीट्यूड हैबिटाट डिजाइन फॉर सब जीरो टेम्परेचर रीजन। और अगर हाइट की बात आप करें तो लेह की हाइट देख लीजिए 11,500, दौलत बेग ओल्डी 16,700 एंड दुर्बुक 12,500। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि हम कैसे अपने जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है, वहां पर हाई एल्टीट्यूड रीजन में उनको स्मूथ बना सकते हैं। नंबर ऑफ राइनो स्लाइटली इंक्रीज बट सो डज द थ्रेट ऑफ पोचिंग। ये सब मैं रिवीजन सीरीज में करा दूंगा यार, अलग अलग तरह के राइनोस होते हैं, अलग अलग आईयूसीएन स्टेटस है सबके, और कुछ कुछ उनकी क्वालिटीज भी हैं। ठीक है, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी रिवीजन सीरीज, वैसे मुझे कल से ही करनी थी बट 1-2 दिन और रुक जाते हैं। वेटिंग ऑन बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना, यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं क्योंकि चाइना ये चाहता है कि देखिए एलएसी पे जो स्टेटस क्यू है उसको रहने दीजिए, वो रिजॉल्व होगा तब हो जाएगा, बट प्लीज कम बैक टू बिजनेस एज यूजुअल विद बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और पुराने टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंडिया ने वीजा देना कम कर दिया चाइनीज ट्रेनर्स को। अब हमने क्या किया है कि हमने मशीनरी वगैरह तो इंपोर्ट कर ली चाइनीज से, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उनकी जरूरत भी हमें है चाइना से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वीजा नॉर्म्स बहुत ज्यादा टाइट कर दिए हैं। इवन अडानी ग्रुप ने भी कंप्लेन किया था कि आप ये इजी बनाइए, और चाइना भी यही रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये इसको काउंटर कर रहे हैं। ही इज द फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, नाउ एसोसिएटेड विद थिंक टैंक। इन्होंने यहाँ पे हमें 6 पॉइंट्स दिए हैं। ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डायलॉग। अब पहली बात तो ये होती क्या है, ठीक है, ट्रैक 1 डायलॉग जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लेवल पे होता है। ट्रैक 2 डायलॉग जो होता है ये होता है हमारे एकेडमिशियंस एंड स्कॉलर्स के लेवल पे, ठीक है, जो अलग अलग स्कूल्स के एक्सपर्ट्स होते हैं कि किसी ने पीएचडी की है चाइना पर, इस तरीके की। ठीक है, और 1.5 होता है जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे एकेडमिक्स और स्कॉलर्स भी होते हैं, उसको कहते हैं ट्रैक 1.5। ट्रैक 2 यानी सारे एकेडमिक स्कॉलर्स ही मिलेंगे, और ट्रैक 1 सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलेंगे, और ट्रैक 1.5 दोनों का मिक्स। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये भी कई बार बच्चों को नहीं पता होता है कि ये क्या होती है। तो जब ये डायलॉग्स हुए अभी रिसेंटली, तो चाइनीज स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल डिड नॉट डिनाई दैट द स्टेटस क्यू हैड बीन चेंज। ठीक है, उन्होंने ये तो माना कि हाँ स्टेटस क्यू चेंज तो हुआ है, बट दे एक्सपेक्टेड इंडिया टू एक्सेप्ट द ऑल्टर्ड फैक्ट्स एंड मूव ऑन विद फुल नॉर्मलसी इन रिलेशन। वो चाहते हैं कि बिजनेस एटलीस्ट चलता रहे। उन्होंने 4 डिमांड्स रखी इंडिया के सामने। फर्स्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर चाइनीज कंपनीज, क्योंकि हमने चाइना से आने वाली एफडीआई को टाइट कर दिया था, क्योंकि ये लोग हमारी कंपनीज जो है उनको टेक ओवर कर रहे थे, ठीक है, सीधे आउटराइटली परचेज कर रहे थे एफडीआई के नाम पर। दूसरा, फैसिलिटेशन ऑफ वीजाज, गलवान इंसिडेंट के बाद हमने टाइट कर दिया था ये रेगुलेशन। दूसरा, थर्ड इज रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, हमने सस्पेंड कर दी थी। एंड परमिटिंग चाइनीज जर्नलिस्ट टू बी स्टेशन इन इंडिया, ताकि उन्हें भी एक इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट में इंसाइट मिल सके कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 डिमांड्स इन्होंने की है इंडिया से। सेकंड पॉइंट, चाइनीज आर नॉट इंक्लाइंड टू एड्रेस इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम एक्सपोर्ट? क्योंकि चाइना हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको इतना ज्यादा मार्केट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। ट्रेड डेफिसिट का लेवल देख लीजिए, 2021 में ये ट्रेड डेफिसिट था $64 बिलियन,
और 2020 में गलवान हुआ था, तब लोगों ने कहा था हम चाइना को बायकॉट करेंगे, और फिर गवर्नमेंट ने कहा हम रूल्स टाइट कर देंगे चाइनीज इंपोर्ट पे। बट अब देखिए 21 में $64 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ के हो गया $105 बिलियन इन 2023। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना पे वो और ज्यादा बड़ी है, जबकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं टू $16 बिलियन इन 23 फ्रॉम $23 बिलियन इन 2021। यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं चाइना से, और अल्टीमेटली जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज्यादा वाइडन हो पा रहा है, लेकिन चाइना इसको एड्रेस करने में ज्यादा सीरियस नहीं है। Okay? इसके अलावा चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वेपनाइजिंग सच डिपेंडेंसीज। अब अगर हम इन पे और ज्यादा डिपेंडेंट होंगे तो कल को फिर ये उसको बंद करके हमारी इकोनॉमी को भी डैमेज करेंगे। इसको ये लोग फिर ट्रेड को, यानी कि आपकी जो डिपेंडेंसी हो जाती है चाइना पे, उसको एक वेपन की तरह यूज करते हैं। थर्ड, both United States led West and China, they are increasingly scrutinizing their economies and de-risking and diversifying vis-a-vis each other। ये दोनों अपनी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडिया इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया को सबसे ज्यादा रेटिंग इस मामले में दी जाती है कि यह ये एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है चाइना के। अगर चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर लीजिए। बट सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। वो वियतनाम में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ नहीं आ रहे हैं इंडिया में। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, बट फिलहाल के लिए कि हम बात तो करते हैं कि चाइना में नहीं, आप हमारे यहाँ ये इन्वेस्ट करें, ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं ना, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। बट उसके बाद भी उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। मोबाइल फोन्स में काफी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में हम लोग पहले से बहुत बड़े हब बने हुए हैं। फिर जो हमने लैपटॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के इंपोर्ट पे मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, उसका भी मोटिव यही था कि आप यहाँ आइए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, चाइना से बना के मत भेजिए। दूसरा, चाइना इज स्टिल नॉट ए मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हम उसको कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे देती है कि ठीक है, आपको जहां इन्वेस्ट करना है वहां कीजिए। अगर हमारे यहाँ टाटा चाहता है कि मैं लंदन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जागवार एक्वायर करने के, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। जाओ करो इन्वेस्ट, आप प्राइवेट इंडिविजुअल, आपका इन्वेस्टमेंट है। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर को कि आप जो करने जा रहे हो, उस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इट शुड बी ए सबसर्विएंट टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आर पार्टी स्टेट, दैट इज चाइना। ठीक है, यानी कि चाइना वहां की प्राइवेट कंपनी को गाइड करेगी कि नो नो, डोंट गो टू इंडिया, गो टू अफ्रीका, ठीक है, और गो टू अर्जेंटीना, एक्वायर एंड इन्वेस्ट इन लिथियम माइंस देयर, ठीक है, और फिर ये आप भेजिए माइन करके रॉ मटेरियल चाइना में, यहाँ पे हमारी जो स्टेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो उसको प्रोसेस करेंगी। तो चाइना अभी भी एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है जहां प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना है। वहां अभी भी वो लोग प्राइवेट सेक्टर को अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनके सबसर्विएंट ही रखा जाता है। फिफ्थ, चाइना's rigorous scrutiny of outward flows of investment, यानी कि जो उनके यहाँ से एफडीआई दूसरी जा रही है या टेक्नोलॉजी जो जा रही है दूसरी जगह by its companies, it aims to maximize domestic value chain and make the country indispensable in global technology production। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपने कार मेकर्स को ये एडवाइस दे रखी है कि यू नीड टू इंश्योर कि जो एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है, इट स्टेज इन द कंट्री एंड दे प्रोड्यूस की पार्ट्स डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट सो कॉल्ड नॉकडाउन किट्स, यानी कि जो एकदम थोड़ी लो क्वालिटी के होते हैं ना, आप जिसको हम लोग फेंक देते हैं, आप वो एक्सपोर्ट कीजिए। बट जो एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजीज हैं या की पार्ट्स हैं, वो आप यहीं रखिए डोमेस्टिक चाइना की टेरिटरी में। ओके, बाकी जो नॉकडाउन किट्स हैं वो आप फॉरेन प्लांट्स में भेज सकते हैं अपने। गोइंग by past experience, it would be naive to expect that China will help India's manufacturing capacities। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है चाइना इंडिया की हेल्प। Chinese companies have preferred to invest in sensitive sectors in India like pharma। जब कोविड आया था ना, तब हमारे यहाँ काफी कंपनीज लॉस में जा रही थी, तो चाइनीज कंपनीज ने एफडीआई के थ्रू एक्वायर करना शुरू कर दी थी हमारी कंपनीज को। अब सोचिए कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े फार्मा जायंट्स हैं उनमें इतना एफडीआई आ जाए चाइना से कि वो कंपनी, अब कहने के लिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, बट अल्टीमेटली वो प्राइवेट, वहां की प्राइवेट कंपनीज चाइना की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, ये लोग हमारे यहाँ जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें एक्विजिशन करना शुरू कर दिया था, जैसे फार्मेसी। So giving free access to these Chinese companies will attract low value addition investment and be a recipe for retarded industrialization in large number of sectors। Sixth is the expectation that imports from China can be reduced by boosting FDI from China। ठीक है, कि हम चाइना से कहें कि आप वन प्लस का प्लांट यहाँ लगा लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो प्लांट यहाँ लगा लेगा, लेकिन सारा रॉ मटेरियल वहीं से लाएगा। तो ये अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट करेंगे, हम चाइना से जो इंपोर्ट है वो कम किए जा सकते हैं अगर हम एफडीआई इनवाइट करें चाइना से। ठीक है, तो जो अदर कंट्रीज का एक्सपीरियंस है वो इस बात को भी डिनाई करता है। फिर क्यों बर्बाद हुई पाकिस्तान, श्रीलंका और काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज? चाइना की कंपनीज ने तो वहां प्लांट लगाए थे।
बट उसकी पूरी उनकी स्किल्ड मैन पावर, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके रॉ मटेरियल, वो चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे आसियान कंट्रीज का देख लीजिए, आसियान इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज फ्रॉम $386 बिलियन टू $438 बिलियन। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फिनिश प्रोडक्ट बनाने, वो सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये लोग अपनी ही कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे यूएस ने टाइट कर दिया कि हम चाइना से इंपोर्ट नहीं आने देंगे, तो ये क्या करता है, रीरूट करता है अपने एक्सपोर्ट्स को, जैसे वियतनाम में भेजेगा, मैक्सिको में भेजेगा और फिर चाइना में भेजेगा, ताकि वो सैंक्शंस को काउंटर कर सके। ओके, सो ये 6 पॉइंट्स इन्होंने अच्छे रेज किए हैं। इंडिया कैन नॉट डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ चाइना, क्योंकि वही है सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का सप्लायर वर्ल्ड ओवर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। बट इंडिया मस्ट डिसाइड विच सेक्टर्स of its economy it can selectively allow Chinese FDI based on its manufacturing strength and strategies, and keep in mind the interests of national security and industrial development. Okay, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स अच्छे थे। दूसरा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट, वही इजराइल के टर्म में। अब यहां पर इन्होंने बात की है कि देखिए, इन्होंने 2 एग्जांपल दिए, एक दिया है यूके का और दूसरा दिया है नीदरलैंड का। इन लोगों के पास ना अपने खुद के लॉ हैं, जैसे यूके पे, यहाँ पे सॉरी नीदरलैंड पे लागू हुआ यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन, राइट। उसी तरीके से दूसरा, यूके में भी कहा गया कि पहले ये चेक कीजिए आप कि क्या ये जो वेपन्स हम इसराइल को देंगे, क्या ये सब ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, क्या ये इसको वायलेट करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे PIL डाली गई थी, गवर्नमेंट को कहा जाए कि आप स्टॉप कीजिए एक्सपोर्ट करना डिफेंस इक्विपमेंट इसराइल को, बट कोर्ट ने रेफ्यूज कर दिया कि फॉरेन पॉलिसी हमारे डोमेन में नहीं आती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे खुद की एस्पिरेशन भी है कि वी वांट टू बी मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन। कुछ कंट्रीज जिन्होंने कर किया इसराइल को एक्सपोर्ट, उसमें एग्जांपल है नीदरलैंड का। यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप ये जो एक्सपोर्ट करने वाले हो F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स इसराइल को, इसको रोक दीजिए। दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो EU रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन का, it prohibits military equipment export to a country if there is a clear risk that the recipient country would use such equipment to violate the international humanitarian law. That is one thing. Second केस आया यूके का, इसके पास अपना खुद का एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है और हमारे पास इस तरह का कोई एक्ट है नहीं। ठीक है, यूके के पास है। इट रिव्यूड इजराइल्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंसर्निंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, और इन्होंने कंक्लूड किया दैट देयर इज अ क्लियर रिस्क if certain arms are exported to Israel that they would be used to commit or facilitate serious violation of IHL. ठीक, तो एक चीज थी कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के पास भी रेगुलेशन थे और यूके के पास भी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट था, लेकिन हमारे पास ये दोनों नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बैन नहीं किया हमने एक्सपोर्ट। सेकंड थिंग इज कि ये जो लीगल गैप है, नाउ देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ यूकेस एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और EU रेगुलेशन इन इंडियन लॉ रिक्वायरिंग एन असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज कंप्लायंस विद IHL। हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये कहे कि आप पहले असेस कीजिए कि इसराइल ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ऑब्लिगेट किया है क्या। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। हालांकि जो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का, अगर हम उसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, ये जो एक्ट था, इसके साथ पढ़े 2005 का एक्ट, ठीक है, ये 2 एक्ट हैं हमारे पास, इनके साथ पढ़े हम, तो ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड गुड्स रेलेवेंट टू इंडिया फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, तो यही 2 एक्ट हैं जिनके बेसिस पे हम शायद सोच सकते थे कि हमें ये एक्सपोर्ट करना है या नहीं। In short, central government can prohibit the export of defense goods due to India's international law obligation. As per India's domestic law, the central government is not under an obligation to review the IHL, International Humanitarian Law compliance of the country to which India is exporting defense goods. ठीक है, तो ये बस एक क्रक्स है इस पूरे आर्टिकल का कि हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई प्रोहिबिशन हम पर नहीं है लगती है। इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बनी हुई है। ठीक है, it bars a country from supplying conventional arms if it has the knowledge that these arms would be used to inter alia commit war crimes. बट इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, तो हम पे ऐसे कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं लगते। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अंडर आर्म्स ट्रेड ट्रीटी इंडिया को नहीं देना चाहिए एक्सपोर्ट, हमने साइन ही नहीं किया। तो फिर इंडिया के पास क्या ऑब्लिगेशन है जिसके थ्रू ये कहे कि कोई कह सके कि आप भी मत दीजिए। एक ऑब्लिगेशन है, दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया। यहां पर ये कहता है हमारा जेनेवा कन्वेंशन दैट कंट्रीज आर अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू ए कंट्री इफ देयर इज फलाना फलाना सी। ओके, नाउ व्हेन इंडियाज डोमेस्टिक लॉज
एंड दिस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, they are read in light of India's international humanitarian law obligation. A clear duty arises not to supply weapons to country that would use them to breach IHL obligation. So it would be better for India to amend this Weapon of Mass Destruction Act and Foreign Trade Act to explicitly assess the international humanitarian law compliance of countries importing Indian defense goods. ठीक है, बस ये 2 पैराग्राफ आपके काम के थे, बट सिचुएशन समझानी जरूरी थी, और ये पूरी अभी तक की हमने पहले बात की हुई है यूके नीदरलैंड के बारे में। ठीक है, बट ठीक है, ये इन लोगों को लिखना होता है, कुछ ना कुछ लिखते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि वर्ल्ड ने उस वक्त क्रिटिसाइज नहीं किया जब इसराइल की लड़कियों को न्यूड परेड कराया गया जीप में बांध के। ठीक है, तो आई डोंट बिलीव कि इसराइल ने उतना गलत किया है, उसे रिटेलिएट करना था, उसने किया, क्रिटिसाइज करना था तो उस टाइम भी करना था। यहाँ पर पीएमएलए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात है, तो इसके जो सेक्शन नंबर हैं ये अलग अलग रिस्पेक्ट में मैंने आपको कराए हैं, जैसे कि विमेन को लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कुछ सेक्शन नंबर, और कुछ सेक्शन नंबर मैंने आपको चाइल्ड अब्यूज और रेप के साथ भी। ठीक है, ये 20 मिनट डिस्कशन वगैरह में किए, क्योंकि देखिए पूरा एक्ट एक साथ याद करने की ना तो आपको जरूरत है ना आपसे पूछा जाएगा, बट कुछ कुछ सेक्शन नंबर डिपेंडिंग कि क्राइम किस तरह का है हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। जैसे आज हमने चाइल्ड पॉर्न के रिस्पेक्ट में देखा, राइट, और पीएमएलए एक्ट की भी यहां पे बात की गई है, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑन 29 मई इन मेंस 450+। पता नहीं आप लोग नोट्स बनाते भी हो या नहीं बनाते हो, आई डोंट नो। एनीवे, हाउ टू इनेबल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब आपके यहाँ पे जॉब सेक्टर कितना ग्रो होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज, वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसा है। अब सपोज कीजिए कि आपको रहना दिल्ली में है और जाना गुड़गांव में काम करने, सपोज कि आप गुड़गांव नहीं सेटल हो सकते फॉर वट एवर रीजन, ठीक, तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन टाइम ही 3 घंटे का लगेगा तो क्या कोई जॉब करने जाएगा, राइट। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायरेक्टली डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ पर जॉब सेक्टर में पार्टिसिपेशन किस तरह का होगा, स्पेशली वुमेन्स का। ठीक है, उनका हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्राइम ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Improving the accessibility to jobs through safe and efficient transport modes could significantly enhance the workforce productivity। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि हमारी सिटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना सेफ है और कितना एफिशिएंट है, ये भी डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए लड़का ही जॉब पे जा रहा है लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग रहा है, 3 घंटे सफर करके जाएगा, वैसे टायर्ड रहेगा, ज्यादा प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। लॉन्गर वर्क होम कम्यूट्स, कंजेशन एंड पॉल्यूशन, दे हैम्पर एक्सेस टू जॉब्स एंड लेबर मार्केट, प्रोडक्टिविटी एज वेल एज लिवेबिलिटी। ठीक है, तो जस्ट एक फॉर्डर पॉइंट है जो आप जॉब सेक्टर में लिख सकते हो। Deepfake, we have already done a mains 450+ video on deepfake on 10th November। ठीक है, deepfake हमने किया हुआ है। ये फायदा होता है इसका, पता है, मेंस 450+ सीरीज हो या शॉर्ट डिस्कशन हो, काफी चीजें ऐसी होती है जो हम पहले से कर रखी। अब ये आप लोगों ने अगर पहले नहीं देखे, आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जब ये चीजें डे टू डे न्यूज़पेपर में बार बार आ रही है, जस्ट ओपन योर नोट्स, रिवाइज दैट टॉपिक, और मल्टीपल रिवीजन करते करते थ्रू आउट द ईयर। और यूपीएससी आपसे पूछेगा भी ऐसे टॉपिक जो न्यूज में बहुत ज्यादा रहे होंगे, और जैसे जैसे न्यूज में जितनी बार आएगा उतनी बार अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करते रहिए एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन मेंस। कि बाकी ये सब बातें काम की नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने कहा है वी वांट टू ब्रॉडन द BRI's कोऑपरेशन विद श्रीलंका। ये मिस्टर श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने, बट ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रो चाइना। इसलिए पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना, इट इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड पावर। जब इन देशों को प्रॉब्लम आती है तो ये इंडिया की तरफ आते हैं, क्योंकि चाइना तो प्रॉफिट ही मेंटेन करता है, प्रॉफिट है तो ही हेल्प करता है, बट इंडिया हमेशा इनकी प्रॉब्लम में मदद करता है। हमने मॉलडीव्स की प्रॉब्लम सॉल्व की, जब उसके यहाँ पीने के पानी तक की दिक्कत हुई, हमने श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज खुद भी दिया, IMF से भी दिलवाया। ठीक है, हम बांग्लादेश की भी मदद करते हैं, हम सब करते हैं, ये सब हमारे सॉफ्ट पावर है। इसका फायदा तो उठाती है कंट्रीज, लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर कभी भी हार्ड पावर से बैक नहीं की जाती, और यही हमारे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। आ सॉफ्ट पावर इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड पावर, कि अगर ये कंट्रीज कल को हमें डिच करती हैं, वापस से उसी कंट्री में जाती हैं, के ज्यादा क्लोज जाती हैं, उसको अपने पोर्ट का एक्सेस देना शुरू कर दें, उसकी नेवी को वहां पे सबमरीन डॉक करना अलाउ कर दें, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है,
हम क्या स्टेप ले सकते हैं फिर इसको काउंटर करने की? वी डोंट हैव एनी हार्ड पावर पॉलिसी। और ये यूएसए के साथ नहीं है, वो पहले सॉफ्टली बात करता है, उसके बाद भी अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो फिर वो सैंक्शन लगाएगा, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर करेगा, वो बहुत कुछ करता है। यूएसए की सॉफ्ट पावर इज बैक्ड बाय हार्ड पावर, इवन चाइना की भी। वर्ल्ड ओशियंस नियर क्रिटिकल एसिडिफिकेशन लेवल, ये सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट है जो आप लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो ओशियंस हैं और ज्यादा एसिडिक होते जा रहे हैं, और ये जो मराइन लाइफ है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये लोग हैं, अब ये देखिए आप, इसे पता है जब आप लोग पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ते हो ना, स्पेशली पीएसआई और ऑप्शन में, वहां पे एक बात आती है कि ये जो कैपिटलिस्ट है वर्ल्ड ओवर, इनके थ्रू एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मोदी सरकार के आने में कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। सारे मीडिया चैनल्स इन्हीं के अंडर में आते हैं, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, इंडिया टुडे ग्रुप हो, और यही कैपिटलिस्ट ने एक वेव बना दी थी मोदी जी की, ठीक है, कि ही विल बी अ मसीहा जो जिसकी इंडिया को जरूरत है। अल्टीमेटली क्या होता है, वर्ल्ड ओवर भी हमेशा यही हुआ है, कैपिटलिस्ट लोग डेमोक्रेसी में डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कैसी बनेगी, और फिर उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए चाहे ये वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो या ऑन गोइंग जो वॉर और कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं वर्ल्ड ओवर, सब कैपिटलिस्ट मार्केट की देन है। अब यहाँ पे देखिए कि एक ट्राइबल ग्रुप है, वो भी पापुआ पापुआ न्यू गिनी का, ये क्या चाहते हैं, दे जस्ट वांट पीस। आपने कभी सोचा कि अफ्रीकन कंट्रीज में खाने को नहीं है, बट इवन वहां की वुमेन के पास भी उस तरह की मशीन गन्स हैं जो कि बहुत महंगी आती होंगी। कौन दे रहा है इनको ये सब? ये सब दी जाती है जानबूझ के, ताकि गवर्नमेंट और वहां की एक मिलिटिया ग्रुप के बीच लड़ाई चलती रहे, और इन मिलिटिया ग्रुप के थ्रू हम लोग वहां के रॉ मटेरियल्स और वेल्थ को एक्सप्लॉइट करते रहे। आज वहां से आने वाला सारा गोल्ड और डायमंड इसी तरह के अंडरग्राउंड ग्रुप से आता है, सस्ता आता है, ठीक है। ऑयल भी, इवन ऑयल भी ये रेबेल ग्रुप्स अपनी ऑयल माइनिंग करते हैं और ग्रुप्स को सस्ते में बेचते हैं। तो इन कैपिटलिस्ट का ये होता है वर्ल्ड ओवर कि हमें अफ्रीका की रॉ मटेरियल और वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता रहेगा, बदले में सिर्फ हथियार ही तो देने हैं। इसीलिए कैपिटलिज्म इज रियल एनिमी ऑफ वर्ल्ड पीस। यूएस में अधिकतर वॉर इंपोज की गई वर्ल्ड पे ड्यू टू दिस आर्म्स इंडस्ट्री। वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है वहां पर यूएस की आर्म्स लॉबी, इसलिए पर्सनली आई बिलीव कि डिफेंस में प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा गवर्नमेंट प्रेशराइज बनाएंगी कि हथियारों की बिक्री नहीं हो रही है, या तो खुद खरीदो या कहीं पे बिकवाओ, कुछ तो करो। इस तरह की चीजें होती हैं। इवन जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका में लाइसेंस लेके मशीन गन भी रख सकते हो आप, ठीक है, इसलिए वो शूटिंग के इंसिडेंट आते रहते हैं, कहीं स्कूल में शूटिंग हो गई, कहीं पे थिएटर में किसी ने गोलियां चला दी। जब उन्होंने कहा था कि ये लॉ टाइट करने की जरूरत है, ही वॉज असैसिनेटेड। सीआईए के थ्रू ही असैसिनेट करवा दिया था इसी आर्म्स इंडस्ट्री लॉबी ने। इसलिए ये बहुत डेंजरस चीज है, इसलिए कैपिटलिज्म एक लिमिट तक ही ठीक है। यहाँ देखिए, ये लोकल विलेजर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन, ये काम करते हैं गोल्ड माइन में पापुआ न्यू गिनी में। इनका कहना है कि जो ट्राइबल वायलेंस चल रहा है, शूट आउट चल रहा है बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल वॉरियर्स। आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन हथियार खरीद रहे हो कि ये लो ऑयल ले जाओ, गोल्ड ले जाओ, डायमंड ले जाओ, जस्ट गिव अस मनी टू परचेज वेपन्स। हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, नक्सलाइट्स। इसलिए आप देखिए ना कि एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ नक्सलिज्म उन्हीं एरियाज में ज्यादा है जहां पर माइनिंग ज्यादा होती है। ओके, एनीवे, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड डू जॉइन द मेंस 450 प्लस एंड दिस शॉर्ट डिस्कशन वीडियो सीरीज। ओके, इसके अलावा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज है, आजकल में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।